हेलो दोस्तों, आज से हम पॉलिटी की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम पॉलिटी के हर टॉपिक से हम महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनका एमसीक्यू के फॉर्म में हम प्रैक्टिस करेंगे। और आप देखेंगे कि इस एमसीक्यू में जो बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे उनके जो डिस्क्रिप्शन रहेंगे उनको भी हम बताएंगे, जिससे आप ये पाएंगे कि आप जैसे हम कोई टॉपिक को पढ़ेंगे और उसमें जब आप एमसीक्यू को लगा लेंगे तो आपका नॉलेज बूस्टअप होगा और जो आपके जैसे आप कोई टॉपिक भूल रहे हैं तो यहाँ आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला आप पॉलिटी से हम शुरू कर रहे हैं आज। तो पॉलिटी में जो पहला चैप्टर होता है भारतीय संविधान की विकास यात्रा, कि जैसा हमारा संविधान बना तो उसकी जर्नी क्या रही, संविधान बनने की जर्नी क्या रही, इससे रिलेटेड आप चाहे जो कोई एग्ज़ाम देंगे उसमें एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लिखा रहता है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है, तो सबसे पहले हम उसे वहाँ पर मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो हम असत्य को पहले मार्क कर लेंगे। असत्य की जगह पे हम मार्क कर लेंगे कि असत्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम इसको गोला कर लेंगे। नहीं तो हमें होता है कि जब हम विकल्प को पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। चलिए हम विकल्प को ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि इस अधिनियम में अव्यवस्था की गई, कि अव्यवस्था की जगह हमारे ख्याल से व्यवस्था होना चाहिए, टाइप में मिस्टेक हो गया है, इस व्यवस्था होनी चाहिए, अव्यवस्था नहीं है, इसको आप काट दीजिए। आपको यहाँ से इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि इसमें से हमें लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्यों सही नहीं है तो देखिए, क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसके अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान को प्रस्तुत किया गया था तथा कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। बंगाल के गवर्नर 3 प्रेसिडेंसियों जैसे बम्बई, मद्रास व कलकत्ता का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। इसके अतिरिक्त कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, जो के नियंत्रण के अंतर्गत भारत के सभी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। अतः विकल्प डी सही है। इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें इनमें से कोई नहीं कि मतलब क्या हुआ कि ये चारों विकल्प, जो तीनों विकल्प दिए वो सही हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा, कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कोई नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया। माने कि शक्तियों का पृथक्करण कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो आप चारों विकल्प को पढ़िए। जैसे पहला विकल्प लिखा है पिट्स का इंडिया एक्ट 1784, दूसरा लिखा है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम जो 1773 का एक्ट आया था, उसके बाद उसमें कुछ कमियों को सुधार करने के लिए 1784 में एक एक्ट आया, उसे कहते हैं 1781 का एमेंडमेंट एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है श्री चार्टर अधिनियम 1813 और चौथा है कि रेगुलेटरी एक्ट 1773। तो बताइए कि इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया। तो आपको ज्ञात होगा कि 1781 का जो संशोधनात्मक अधिनियम आया था उसमें यही था कि इसमें एक प्रमुख प्रावधान यही था कि जनरल की जो परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों के सीमांकन करना था, इसीलिए आया ही था। इसके अंतर्गत जो था कि कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किसी किए गए कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। अतः विकल्प कौन सा सही है, इसका बी सही है। इसमें 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम के द्वारा ही कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारियों को एकाधिकार खो दिया था। मैंने कि चाय के जो व्यापारी थे उनका एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा खो दिया गया? तो 1773 का चार्टर अधिनियम, कि 1813 का चार्टर अधिनियम, कि 1833 का चार्टर अधिनियम, कि 1853 का चार्टर अधिनियम? बताइए आप लोग, किस अधिनियम के द्वारा चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया गया था? तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। उसमें जो कंपनी था उसमें मोनोपाली को लाने के लिए चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार को छोड़कर अन्य सभी का समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जो 20 साल बाद फिर एक्ट आया 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा जो है कंपनी जो है चाय के व्यापार के एकाधिकार खो गया था। सिर्फ चाय वाला जो ऑप्शन होता, मतलब चाय के साथ व्यापार के एकाधिकार किस एक्ट के माध्यम से खो दिया गया? तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। लेकिन ये पूछा जाए कि और अन्य चीज़ों का कब व्यापारिक एकाधिकार खोएगा, तो 1813 होगा। लेकिन अगर चाय और चीन के साथ पूछा जाता है तो 1833 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये होता है कि जैसे एक निश्चित जनसंख्या, जैसे एक गांव है कोई गांव, इसमें हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, जैन भी रह रहे हैं, मतलब तमाम विशेष धर्म के लोग रह रहे हैं। अब पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टोटल जनसंख्या 100 है, इसमें से 10 जो है मुस्लिम हैं, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि इसी 10 में से कोई एक खड़ा होगा और इसी 10 में से यही जो 10 लोग हैं यही मत भी देंगे, अपना वोट भी यही देंगे 10 लोग। लेकिन जो चुना जाएगा एक आदमी, वो इन सभी लोगों के ऊपर शासन करेगा। ये है पृथक निर्वाचन का मतलब। समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। तो ये किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार आया था, 1909 का जो आया था मार्लियामेंटो सुधार, उसी के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई। फिर आप आगे देखेंगे तो ईसाइयों के लिए भी कर दिया गया 1919 में। इसे बढ़ता चला गया, हर धर्म जाति बिरादरी के लिए फिर धीरे धीरे होने लगा कि पृथक निर्वाचन करने की मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन हमारा प्रश्न है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? तो 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार आया था उसके द्वारा की गई थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर ऑप्शन नंबर बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी है 1853 का चार्टर अधिनियम, और ऑप्शन नंबर डी है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगर आपने सभी एक्ट और सभी अधिनियमों को अच्छे से पढ़ा होगा तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है इसका सही उत्तर दे पा रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे ख्याल से आई थिंक बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इस परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। कहने का मतलब ये था 1853 के चार्टर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसी को हम मार्लियामेंटो भी कहते हैं, और अगला है भारत शासन अधिनियम 1919, हम मटांगी चेंज कोड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, 1892 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा जो है भारतीयों को, उसके द्वारा विधान परिषद के कार्यों को वृद्धि के लिए बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? माने कि एक रूल के एक्ट के द्वारा ही प्रतियोगी परीक्षा उसका नियम बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो अब पढ़े होंगे तो 1853 को जो चार्टर अधिनियम आया था उसी के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं के लिए भी एग्ज़ाम की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन नंबर इसका
बी सही है, गलती से सी टाइप हो गया है, लेकिन ये बी सही है। चार्टर अधिनियम 1853। इसमें क्या और इम्पोर्टेंट बातें थी, इसमें ये थी कि इस चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई तथा पहली बार मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर, तथा पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान भी किया गया। बहुत जगह प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को प्रवेश के लिए किस एक्ट के माध्यम से, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से शामिल करने का प्रावधान किया गया। और इसके तहत सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आप लोग नोट कर लीजिए, प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे पहले भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम किस अर्थ में उचित था। तो आप लोग इसमें चारों विकल्प पढ़िए, बताइए कि इसमें कौन सा प्रावधान 1892 के भारत परिषद अधिनियम में था। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को पूर्ण जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि विधान परिषदों को कार्यकारिणी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति स्वीकार करके विधान परिषद का कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया गया। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी आप पढ़िए, देखिए लिखा है कि तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करके विधान परिषदों में का कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया गया था। ये किस एक्ट के माध्यम से किया गया था? 1892 का जो भारत परिषद नियम आया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधान पालिका में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था कब बनाई गई थी। माने कि विधान पालिका में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था कब बनाई गई थी? तो 1800 लिख उठा है गलती से, 1892 है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद सरकार अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो हम जानते हैं प्रांतों में द्वैत शासन कब आया पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, माने प्रांतों में द्वैत शासन आया तो किस में? 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन आया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि केंद्रों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन आया था 1919 में, तो केंद्रों में द्वैत शासन किस भारत शासन अधिनियम द्वारा आया? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम के रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग तो हो नहीं सकता, तो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन आया था, तो 1935 में केंद्रों में द्वैत शासन आया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 1935 में केंद्र में द्वैत शासन। कि अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस के द्वारा बनाया गया था। जो भारत सचिव का पद बनाया गया था वो किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कि 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, कि 1828 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए जब आपको हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाते हैं, 1857 क्रांति हुई तो ब्रिटिश क्राउन को लगा कि अब जो कंपनी वहाँ पे शासन नहीं करेगी, अब ब्रिटिश सत्ता सीधे इस पर नियंत्रण कर ली, मानी वहाँ की महारानी जो थी अब सीधे भारत पे अपना कब्जा जमा लिए। तो जब ये 1857 क्रांति हुई उसके बाद एक एक्ट आया 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसी में एक नए पद का सृजन किया गया था, भारत सचिव का पद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है, आगे चल के देखेंगे कि 1947 में जाकर समाप्त होता है। भारत सचिव का पद, जैसे मार्ले मिंटो आप सुनते हैं, तो मार्ले क्या थे? उसमें वायसराय थे, मिंटो क्या थे? भारत सचिव थे। ये भी कहीं कहीं पूछा जाता है कि जो भारत सचिव का पद होता है, जो भारत सचिव बनता था, क्या वो भारतीय होता था? नहीं, वो हमेशा ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक अंग्रेज मेंबर होता था, उसी को भारत सचिव का पद नियुक्त करके भारत में भेजा जाता था। हमेशा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था, ये आप जान लीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ? जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसके बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में पूछ रहा है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट होना चाहिए, एक्टर लिख रहा है, एक्ट होना चाहिए, एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। तो अब जागरूक बात है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया था?
1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसी के द्वारा जो है पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। और इसमें जो है मोनोपाली भी ले आई गई थी, व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त किया गया था, लेकिन सिर्फ चाय और चीन के साथ जो था वो 1833 में किया गया था समाप्त, आप जानते हैं। और 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान शिक्षा पे 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जैसे आप कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको कथन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये वैसे जो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, उसके बाद हमने ये वीडियो बनाया है और इसमें सभी क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये कह रहा है कि पढ़िए आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से। ये कह रहा है कि नेहरू की अध्यक्षता में गठित, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में एस राधाकृष्णन शिक्षा मंत्री थे। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है, दूसरा सेंटेंस में कह रहा है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे तथा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय नहीं रहे। तो देखिए दोनों आप पढ़िए, बताइए निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, मतलब कौन सा चीज़ असत्य है। पहले आपसे गोला कर लीजिए, कहीं भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है कि सही नहीं पूछ रहा है, पहले आपसे गोला कर लीजिए। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए आप जब ऑप्शन ए पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में जो पूछा शिक्षा मंत्री एस राधाकृष्णन, तो एस राधाकृष्णन उस समय शिक्षा मंत्री नहीं थे। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम जब सरकार में थे तो सी राजा गोपालाचारी थे। कौन से थे? सी राज गोपालाचारी जी थे, मतलब सी राज गोपालाचारी जी उसमें शिक्षा मंत्री थे। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। आप दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन कभी कांग्रेस सदस्य नहीं रहे तथा ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय रहे, तो ये बिल्कुल सही है। तो कभी भी मतलब कि भारतीय जो राधाकृष्णन जी थे वो सदैव भारतीय सांस्कृतिक और दर्शन के विकास हेतु प्रयासरत रहे। राधाकृष्णन जो थे वो कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने थे। तो ऑप्शन नंबर ये जो है सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित परिणाम स्वरूप हुई द्वैत शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माने जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें द्वैत शासन की शुरुआत की गई, कहाँ? प्रांतों में। तो उसमें संबंध में दो सेंटेंस दिए गए हैं, आप दोनों सेंटेंस पहले पढ़िए। इसमें लिखा है इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनस कार्टिस थे। कह रहा है कि इस प्रणाली के जन्मदाता थे उस मतलब द्वैत शासन प्रणाली के जन्मदाता लियोनस कार्टिस थे। और दूसरा कह रहा है इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को दो भागों में सभी विषयों को दो भाग वो केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित कर दिया गया। और इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही वाला पूछा है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, द्वैत शासन के जो जनक हैं वो लियोनस कार्टिस थे, बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा कह रहा है, दूसरा ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा है इस प्रणाली के अंतर्गत विषयों को दो भागों कौन कौन से भाग कह रहा है? केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित किया गया। तो दो भागों में तो बांटा गया था, लेकिन केंद्रीय और प्रांतीय भागों में न बांट करके इसमें जो है आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। पूछ रहा है सही, तो केवल ए सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें द्वैत शासन आया था, और द्वैत शासन आया था लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन आया था और उसमें दो भागों में विभाजित किया था। लेकिन वो दो भाग थे आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय का जो शासक था, आरक्षित विषयों को जो का शासन गवर्नर और उसकी परिषद द्वारा तथा हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है दो भाग केंद्रीय और प्रांतीय में कह रहा विभाजित किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित न करके आरक्षित और हस्तांतरित विभाजित किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है लियोनस कार्टिस जन्मदाता थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। केवल एक कथन सही है। तो ये जो 15 क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कि इन 15 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ऐसे लमसम सभी एक्ट को टच कर दिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम डेली आपके लिए पॉलिटी अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा
संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो पहला शुरू होता है भाग एक से क्वेश्चन बनाए, ऐसे धीरे धीरे आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। और हमें आप बताइए कि कैसा वीडियो है, कैसा लग रहा है आप लोगों को। थैंक यू। जय हिंद।